आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो सबकी निगाहें आज पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं और इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का डेलीगेशन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। इसको नाम दिया जा रहा है इस्लामाबाद टॉक्स। बाकायदा तौर पर मीडिया सेंटर बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरह के इंतजाम जो है किए गए हैं। अब तक जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक एक दौर की बातचीत शहबाज शरीफ और जो डेलीगेशन ईरान का आया है उनके बीच हो चुकी है और इसके साथ साथ जेडी वैंस के साथ जो डेलीगेशन आया है उनकी बात भी शहबाज शरीफ के साथ हो चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि अभी दोनों यानी कि अमेरिकन डेलीगेशन और ईरानियन डेलीगेशन जो है उनकी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी भी मामला उन्हीं शर्तों पर अटका हुआ है। बार बार आप ये देखें, चाहे आप रॉयटर्स की बात करें, अल जजीरा की बात करें, इस तरह के तमाम जो बड़ी जो मीडिया हाउसेस हैं, कभी वो एक दफा कहते हैं कि नहीं, अमेरिका मान गया है उन शर्तों पर, फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि अमेरिका नहीं माना है इन शर्तों पर। आप सोचिए कि किस तरह की मिसट्रस्ट की पूरी एक सिचुएशन है और इसमें ये बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ इसराइल अपनी हरकतों से नहीं बाज आ रहा है, अभी भी लगातार वो हमले कर रहा है क्योंकि उसका पूरा मौकिफ ही ये है कि बातचीत फेल हो जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो। इस पूरी तस्वीर में अगर कोई एक कंट्री है जो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है, अगर कोई एक शख्स है जो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है और जो इस जंग का सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो है इजराइल और नेतन्याहू। और ये जो बातचीत हो रही है, क्या ये बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी? क्या जो दोनों के बीच में बर्फ है क्या कुछ हद तक पिघलेगी? क्या ये पहले दौर की बातचीत है? क्या अगले दौर की बातचीत के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स क्या मिलेंगे? इसी सब पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अभी तक ऐसा लग रहा है कि एक तरह से एक जो रिफ्ट की स्थिति है दोनों के बीच में, खासतौर पर जो ईरान की शर्तें हैं वो देखी जा सकती हैं कि एक रिफ्ट की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आज इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कहाँ जा सकती है बातचीत, इसको किस तरह से देखा जाए, पाकिस्तान की अहमियत क्या दुनिया के पटल पर एक तरह से बढ़ गई है, चाइना का इसमें किस तरह का रोल है, ईरान इसको किस तरह से देख रहा है, और जाहिर सी बात है अमेरिका 16-17 घंटे ट्रैवल करके यहाँ तक आया है और उसने ही पाकिस्तान से कहा था कि ईरान से बात करे कि सीज फायर उसे करनी है। तो एक तरह से आप ये सोचे कि पहले वो सरेंडर हुआ है और फिर उसके बाद सीज फायर और फिर ये बातचीत। इस पूरी जो टर्मिनोलॉजी है उसको बहुत केयरफुली सबको समझने की जरूरत है। मेरे साथ शकील शमसी साहब जुड़ गए हैं जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। ईरान की सियासत को, वेस्ट एशिया की सियासत को बहुत बारीकी से वो समझते हैं और लगातार इस पर लिखते भी आए हैं। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी और सब सामीन को आदाब और नमस्कार। शकील साहब, पहला सवाल आपसे मेरा कि आप इस बातचीत को कैसे देख रहे हैं? अब तक सुबह से लेकर अब तक जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं वो आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कल रात से ही इवेंट शुरू हो गए थे क्योंकि ईरानियों का आना जो था वो गैर यकीनी था कि यकीनी शायद वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो लास्ट मिनट पर 4 शर्तें उन्हीं ने कर दी थी कि उन चारों शर्तों को पूरा कर दें तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और उसमें एक अहम थी कि जो कतर में उनके अकाउंट्स हैं जो फ्रोज किए हुए हैं उनको छोड़ दें, और दूसरी के हमारे ऊपर हमला ना करने की। उनकी ईरानियों की पूरी 10 है, लेकिन 4 पर कल रात को बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे। तो कल रात के बाद जब वो तय हो गया, जब अमेरिका ने कह दिया, और खास जोर जो था उनका कि इसराइल हमले ना करे लेबनान पर, इस पर जोर था। तो जब उनको एक यकीन दहानी कराई गई कि चारों शर्तें मानने पर राजी है वो अमेरिका, तो वो आए। और खास बात यह है कि इतना बड़ा डेलीगेशन कभी पाकिस्तान ईरान का किसी मुल्क में बातचीत करने के लिए गया नहीं। इससे पहले भी जो दोहा में बात हुई या ओमान में बातचीत हुई या जो भी बातचीत हो रही थी, उसमें कभी भी इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर ईरानी नहीं गए, जिसमें 71 लोग शामिल हैं तकरीबन, और जिसमें बहुत हाई रैंकिंग ये है। तो ईरान अपनी तरफ से संजीदा है, लेकिन ईरान को, मुझे लगता है कि ईरान को आमादा करने में चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ईरान मुसलसल कह रहा था कि हम अमरीकियों से बात नहीं करेंगे किसी भी किस्म की, ये लोग काबिल भरोसा नहीं है, 2 बार बातचीत के दौरान लड़ाई छेड़ चुके हैं। तो इस वजह से ईरान मुजब्जब था, ईरान आने में थोड़ा सा पसोपेश कर रहा था। लेकिन
मुझे लगता है कि चाइना की तरफ से उनको पॉजिटिव सिग्नल दिए गए कि अपनी तरफ से आप पुनः करिए उसको और बातचीत को आगे बढ़ाए, तो वो लोग आए हैं। और उनकी सीरियसनेस का अंदाजा उनके डेलीगेशन के साइज से ही हो सकता है कि उनका जो डेलीगेशन साइज है वो कितना बड़ा है। और उसमें इस वक्त जो बहुत अहम तरीन आदमी है मोहम्मद बाकर कालीबाफ, वो जाहिर बात उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सैयद अब्बास अरागची उनके साथ डिप्टी लीडर हैं उसके। तो बहुत हाई रैंकिंग डेलीगेशन है। और ख़ास बात ये कि इस डेलीगेशन में दो लोगों के आने का, जो फॉरेन अफेयर्स के हैं वो तो हैं ही, इसके साथ साथ वहाँ के सेंट्रल बैंक के हेड को भी लेकर आए साथ में। सेंट्रल बैंक के जो हेड है अब्दुल नासिर हिम्मती, वो आए हैं। और उसके अलावा जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, यानी कि फौजियों को लाने के बजाय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं इस्माइल अहमदी मुकद्दम, उनको लेकर आए साथ में। तो ईरानियों का बहुत संजीदा है ईरानी टाक को लेकर, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अमेरिका को किस तरीके से अपनी बातें मनवाएं। उनके सामने कोई और रास्ता नहीं है सिवाय अपनी बातें मनवाने के। ईरान के पास जो जो ईरान ने शर्तें रखी हैं वो बहुत वाजिब शर्तें हैं। और कुछ में मुश्किलात होंगी, कुछ में अमेरिका अड़ेगा। अमेरिका इतनी आसानी से राजी नहीं हुआ कि वो सारे वेस्ट एशिया की अपनी अड्डों को छोड़कर चला जाए। बहुत सी शर्तें हैं जो उसके लिए मुश्किल होंगी। लेकिन खुद ट्रंप पर इतना प्रेशर है अमेरिकी अवाम का, और उसके साथ न देने की वजह से, यूरोपीय कंट्रीज के साथ न देने की वजह से जो उस पर प्रेशर है, उसके लिए मुझे लगता है कि ट्रंप बहुत हद तक मुसालियत के लिए राजी होगा और बहुत सी शर्तें मान लेगा। जी। क्या आप इनमें से कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो अभी आपको लगता है कि पहले दौर की ये जो बातचीत है इसमें मान ली जाएंगी? क्योंकि दो शर्तों की सबसे ज्यादा बात हो रही है, एक तो लेबनान में सीज फायर, और दूसरा जो फ्रीज जो उनका एसेट है उनको रिलीज करने के बाद। अभी भी जब आपसे मैं बातचीत कर रही हूँ, उससे पहले भी मैं देख रही थी कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स को। पहले उन्होंने कहा कि नहीं अमेरिका मान गया है, अब फिर से ये कहा जा रहा है कि नहीं मान रहा है। क्या अमेरिका भी अपने आप को पोजीशन कर रहा है? उसके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को जो सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर वो मानता रहा, दुनिया उसके आगे झुकती रही। अब एक ऐसा कंट्री है जो 40 दिन में ना सिर्फ उसने जंग में उसको झुकाया है, बल्कि शर्तें भी एक तरह से पहले मनवाई और फिर वहां से डेलीगेशन चला है। लेकिन अभी भी वो अपने आप को, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या आपको लग रहा है पोजीशन कर रहा है, या कुछ और देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, ट्रंप ने एक बात कही थी, टोटल सरेंडर। लेकिन अब ये ऐसा लगता है कि खुद ट्रंप की तरफ वो लोग पलट कर चला गया, टोटल सरेंडर करना पड़ेगा वो भी। और मैंने अभी सुना ये है कि मैंने देखा कि कतर के बैंक ने जो वो थी सैंक्शन है वो हटा दी हैं ईरानी एसेट्स के ऊपर जो लगाई हुई थी। असल में एसेट्स का मामला इसलिए बहुत अहम है कि अभी जो दिसंबर में जो अनरेस्ट था पूरा ईरान में, वो दुबई, यूएई और कतर में जो असेट्स के पर सैंक्शंस लग गए थे, और जिसकी वजह से वहाँ की करेंसी एकदम डामाडोल हो गई थी। क्योंकि जो ईरान को पैसा रेमिटेंस होता था, जो तेल सेल का जो था, वो इन्हीं दो मुल्कों के जरिए आता, कतर और यूएई के जरिए आ रहा था। और इन लोगों ने मिलकर अपने अमेरिका से मिलकर एक तरीके से साजिश रची और उनकी करेंसी को इतना गिरा दिया कि जिसकी वजह से अवाम में अनरेस्ट हो गया। और अवाम जब बाहर निकल आए तो इन्हीं ने कहा कि हम रिजीम चेंज का नारा दिया। हालांकि वो अनरेस्ट जो था वो महंगाई के खिलाफ था और वो करेंसी डाउनफॉल का था, वो रिजीम चेंज का नहीं था। लेकिन उसको बदलने की कोशिश की रिजीम चेंज में। और खुद ये बात बार बार कही है ट्रंप ने भी कि उन्हीं ने हथियार भेजे, कुर्दों की मारिफत हथियार भेजे और कोशिश की कि वहाँ की हुकूमत को गिराया जाए। तो ईरानियों के लिए ये मामला बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि उनकी जो एक तो उनके ऊपर जंग के जो अखराजात बढ़े हैं, जो जंग के खर्चे बढ़े हैं, जो उनका डेवलपमेंट को तबाह किया है, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, या जो उनके बिल्डिंग्स को तबाह किया, उसका खर्चा है। और दूसरी तरफ उसकी एक इकोनॉमी को संभालने का मामला। तो ईरानी इस पर तो राजी नहीं होंगे, बगैर सैंक्शन हटाए हुए पर राजी तो होंगे ही नहीं। और दूसरी बात यह कि वो लेबनान को छोड़ नहीं सकते अकेला। लेबनानियों ने उन्हीं की लड़ाई लड़ी है। लेबनानियों ने अबकी से जो हमला किया वो खामनेई की शहादत के बाद किया, हज़रत खामनेई की शहादत के दूसरे दिन हमला किया। तो उनका इस बार उनको अलग छोड़ देना या उनसे अलग अलहदगी इख्तियार कर लेना ईरान के लिए ना तो मुमकिन है, ना मुनासिब है, ना आवाम मानेंगे ईरान के। क्योंकि वहाँ जो भी प्रोटेस्ट, जो अभी सेलिब्रेशन हो रहे थे एक तरीके से सड़कों पर, उसमें लिखा हुआ था कि लेबनान जान ईरान। तो ईरान की जान है एक तरीके से लेबनान जो है।
तो उसको नहीं छोड़ेंगे और उस पर राजी होना ही पड़ेगा। लेकिन इसराइल जो है वो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि लबनान का मामला आए, क्योंकि इसराइल की नजरें लबनान पर जो लगी हैं वो 1982 से लगी हुई हैं। 1982 में कब्जा कर लिया था, आपको मालूम है कि लबनान पर उसने कब्जा कर लिया था। उस वक्त जो था, फिलिस्तीन के लोगों को हटाने के लिए उसने हमला किया था। फिलिस्तीनी जो वहां से एम्बुश करते थे या जो गोरिल्ला हमले करते थे, उनको हटाने के लिए उसने लबनान पर कब्जा किया था। और फिर लबनान पर कब्जा करने के बाद वहां से ना हटने का फैसला किया, जिसके बाद हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। हिजबुल्लाह का जो जन्म हुआ है वो, पहले हिजबुल्लाह बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, ना हिजबुल्लाह नाम की कोई तंजीम थी। जब लबनान में खाना जंगी हो रही थी, जब लबनान में गृह युद्ध था, उस वक्त अमल नाम की एक शिया तंजीम थी जो मुकाबला करती थी या जो सामने थी। बाकी हिजबुल्लाह का कोई वजूद नहीं था। हिजबुल्लाह इसराइल से लड़कर वजूद में आई। इसराइल ने जब कब्जा कर लिया है तब वजूद में आया, कि उन्हीं ने जब जनूबी लबनान पर अपना कब्जा कर लिया और ये बताया, ये कोशिश की कि इसको ग्रेटर इसराइल का एक पार्ट बना लें, तब उस वक्त से हिजबुल्लाह ने, और उस वक्त भी उनको बाहर किया, उस वक्त लड़ाई की। उसके बाद 2006 में लड़ाई भी, और मुसलसल कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ होती रहीं। तो पिछली दफा जब लड़ाई हुई है तो उसमें एक तरीके से इसराइल ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि हमने हिजबुल्लाह को ज़ेर कर दिया, और रोज सीज फायर के बावजूद रोजाना हमले करता था, कभी किसी जगह पर, कभी किसी जगह पर, कभी किसी को मार रहा है। तो उसने जब बहुत ज्यादा परेशान किया तो फिर लबनानियों के पास कोई रास्ता नहीं था, हिजबुल्लाह के पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय ये कि तंग आमद बजंग आमद, ये तो कहा ही जाता है। और उन्होंने फिर हमला करके इसराइल के ऊपर उसको मजा चखाया। लेकिन इसराइल ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो फौजी इलाकों पर हमला नहीं करता है या फौजी अहदाफ पर हमला नहीं कर सकता है, वो शहरियों को निशाना बनाता है, ताकि शहरी प्रेशर डालें हिजबुल्लाह पर कि आप जंग रोकिए, हम मारे जा रहे हैं। और वहाँ की हुकूमत, जो लबनान की हुकूमत है, वो कहे कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो इसराइल की ये टेक्निक है और पूरी तौर तरीका यही कि वो शहरों पर हमला करता है, या शहरियों पर हमला करके, जो उसने गजा में किया। क्या हमास से बस नहीं चला उसका, उसने गजा में अवाम पर और 75,000 लोगों को, सिविलियंस को मार दिया। तो ये उसकी तरीका, और यही वो इस वक्त बैरूत में और दूसरे शहरों में अपनाने, सैदान को उसने निशाना बनाया है। तो वो इसी कोशिश में लगा। तो उसकी कोशिश यही होगी कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना होने पाए। लेकिन अगर अमरीकी सदर थोड़ी सी भी अक्ल रखता है, अगर थोड़ी सी भी तो उसको इस जंग से निकलना उसके लिए बेहतर होगा। वो अगर जंग से निकल जाए तो फिर इसराइल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो ईरान के साथ दू बदू लड़ सके, और वो लड़ाई फिर 15 दिन भी नहीं चलेगी, क्योंकि ईरान फिर उनको मार मार के भूसा भर देगा उनका। क्या आपको लग रहा है कि इसराइल इसमें बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है? क्योंकि अगर लेबनान में सीज फायर के लिए इसराइल नहीं मानता है, क्योंकि वो लगातार अभी भी छुटपुट हमले कर रहा है, तो बड़े खतरनाक जो उसने हमला किया, इसमें कई सौ लोग जो है वो शहीद हो गए, और लगभग 1000 के लोग उसमें जख्मी हैं। अभी भी लोगों के निकालने का सिलसिला रबल से जारी है, और बहुत ही दिल को एकदम चीर देने वाली तस्वीरें वहां से आ रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर इसराइल अपनी हरकतों पर अड़ा रहता है, तो फिर ये जो बातचीत है, इसको फिर आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि लेबनान के बगैर ईरान नहीं मानेगा, और ये एक तरह से, जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि दो जिस्म एक जान वाली एक तरह से जो बात कहते हैं, वो दिख रहा है। तो फिर ये बातचीत कैसे बढ़ेगी? क्या ट्रंप और अमेरिकन लॉबी, क्या ज़ायनिस्ट ज्यूज लॉबी पर ये प्रेशर बना पाएगी कि आप नेतन्याहू को शट अप करें और बिठाएं, जब ये सीज फायर की बातचीत चल रही है? बिकॉज हम लोग अब इस वॉर को और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ईरान की तरफ से 2 शर्तें तो किसी हालत में भी काबिल कबूल नहीं होंगी, उनके बगैर तो होगी ही नहीं बात। एक तो लेबनान पर हमलों को रोकना, और लेबनान में जो इसराइल का प्लान है कि वो अपनी बॉर्डर्स को बढ़ा लेगा, लातीनी दरिया तक बढ़ा लेगा और वहाँ लातीनी रिवर तक अपनी सरहदें कर लेगा। तो वो उस पर तो ईरान कभी राजी नहीं होगा। दूसरा, सैंक्शंस को हटाए बिना राजी नहीं होगा। हुर्मुज की जहां तक बात है, हुर्मुज तो पहले भी बंद नहीं था, जंग से पहले तक। एवरीबडी नोज, हर एक को मालूम है कि जंग से पहले बंद नहीं था हुर्मुज, ना ईरान ने कुछ किया था। वो तो जंग बंदी के जब जंग शुरू कर दी, जब अमेरिका ने हमले शुरू किए, तो उसके बाद से फिर हुर्मुज के ऊपर बात आई। तो हुर्मुज तो इश्यू था ही नहीं। अब अमेरिका ने सबसे बड़ा इश्यू हुर्मुज को बना लिया अपने आवाम को धोखा देने के लिए। भाई उनसे कोई पूछे कि जब हुर्मुज को इश्यू ही नहीं था जंग से पहले, तो तुम अब उसको सबसे बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो कि हुर्मुज नहीं छोड़ेंगे तो ये होगा, हुर्मुज पर अगर बात नहीं करेंगे तो वो होगा, फुला होगा, ये बातें किए जा रहे हैं। हुर्मुज कभी एक इश्यू था ही नहीं, ईरान ने नहीं बनाया था, लेकिन अब ईरान ने उसको इश्यू बना लिया है, और अब इतना आसान नहीं है वहां से किसी भी जहाज का गुजरना। अब सुना है
कि जब तक बातचीत चल रही है 15 जहाज रोज निकलेंगे उसमें से, तो हुर्मुज से पास होंगे। सॉरी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिन पर दो चीजें तो कम से कम ऐसी हैं कि जिन पर ईरान राजी नहीं होगा। और नेतन्याहू भी जी, ये बात मैं ये जानता पूछ है। रही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप शट अप कर पाएंगे नेतन्याहू को, इजराइल को, और अगर वो अपनी हरकतें करता रहता है तो फिर आप इस सबको कहाँ जाता हुआ दिख रहे हैं? ये आई थिंक सबसे बड़ा और सबसे ट्रिगर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेतन्याहू काबू में आ जाएगा अगर अमेरिका सदर चाहे, तो इसकी औकात थोड़ी है, क्योंकि जो कुछ है अमेरिका अगर एक भी सैंक्शन लगा देगा इसराइल के ऊपर तो इसराइल कहीं का नहीं रहेगा। इसराइल की ताकत क्या है? इसराइल का अपना क्या चीज है भाई? इसराइल कोई चीज अपनी बनाता है या क्या है? सब अमेरिका का निजाम है, अमेरिका का पैसा है, अमेरिका का माल है। तो अमेरिकन अगर सदर उन पर दबाव डाले, अब लोग कहते हैं कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास शायद वहां की जो एब्सेंट फाइल है उसके पास, तो उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसके वीडियोज हैं, उसकी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है। हो सकता है ये सिलसिला हो, लेकिन अगर अमेरिकी सदर ने थोड़ी सी भी आंखें टेढ़ी कर ली तो इसराइल अपने आप झुक जाएगा। और हमें ये लग रहा है कि वो मजबूर होगा, मानेगा कि जंग बंदी हो, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में जंग बंद होना, इसराइल के इंटरेस्ट में जंग बंद होना नहीं है। इसराइल को जंग बंदी से नुकसान है, और क्योंकि उसने अपने अवाम को दूसरी बातें कह रखी हैं कि हम वहाँ का रिजीम चेंज कर देंगे, हम वहाँ से यूरेनियम उठा लेंगे और जोर जबरदस्ती से उठा लेंगे, अगर वो रजामंदी से नहीं देते तो हम जोर जबरदस्ती से उठा लेंगे। ये सब पहले से अपने अवाम से कह रखा है उन्होंने। तो जब अपने अवाम से पहले से कह रखा है, उस पर क्या मुंह दिखाएगा इसराइल? आप ये बताइए कि इसराइल का कोई भी एक मंसूबा भी कामयाब हुआ इस जंग में? इसराइल को 1% भी कामयाबी मिली? पूरा पूरा 2-3 शहर तो खंडर बन गए हैं तकरीबन। तेल अवीव और हाइफा का जो हाल हुआ है, वो अभी उसको बनने में शायद 50 साल लग जाएंगे उस तरीके में दोबारा तामीर लाने के। लेकिन अपने अवाम को धोखा देने के लिए वो अभी भी इस पर अड़ा हुआ है कि जंग जारी रहे। लेकिन जितनी जंग जारी रहेगा उतना खुद उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा नेतन्याहू पर। क्या इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं? नेतन्याहू के खिलाफ इस दौर में भी, जंग के जमाने में जब हमला होता है तो कोई शहरी को इजाजत नहीं होती है कि हुकूमत के खिलाफ बोले, लेकिन उसके दौरान भी हमले हुए हैं। आज इमरजेंसी हटा ली गई है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी वो हुए, क्योंकि लोग बॉम्ब शेल्टर में रहते रहते आजिज हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कब तक बॉम्ब शेल्टर में रहेंगे? वहां पर स्टिंकिंग, वहां पर बदबू और क्या क्या परेशानियां हैं लोगों को। तो अवाम तो वहां के भी भुगत रहे हैं, उनका प्रेशर भी है। लेकिन धोखा देने के लिए वो इस बात पर वजिद है कि लड़ाई जारी रहे और लबनान को हम छोड़ेंगे नहीं बगैर तबाह किए, और लबनान को ईरान तबाह होने नहीं देगा। क्या आपको लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान थोड़ा नरम पड़ेगा, और जो कि एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट है, और दूसरी तरफ फिर जो ईरान को की जो शर्तें हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो एसेड का उसका डिफ्रीज करना और दूसरा लेबनान वाला, तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका जो है वो ये बातें मानेगा? क्या आपको लगता है कि यही एक तरह से बॉटम लाइन होने जा रही है आगे कॉन्वर्जेशन की? और क्या इसके साथ आपको ये भी लग रहा है कि क्या एक जैसे आप इमेजिन करते हैं कि बातचीत हो रही है, तो क्या टेबल के इधर और उधर बैठकर क्या ये दोनों डेलीगेट्स जो हैं दोनों कंट्रीज के क्या बात करेंगे, या फिर जो ये कहा जा रहा है कि आपस में एक दूसरे को किस आमने सामने बात नहीं होगी, बल्कि मैसेजेस जो हैं मीडिएटर जो है यानी कि पाकिस्तान, उसके जरिए ही एक्सचेंज करवाए जाएंगे? इससे पहले जो दोनों टॉक्स हुई हैं उसमें तो दोनों आमने सामने नहीं बैठ सके थे, दोनों अलग अलग कमरों में थे और एम्बेसडर्स आते थे और जवाब देते थे और ले जाते थे। तो अब यहाँ का मुमकिन नहीं, मालूम नहीं कि कैसा होगा। जेडी वैंस है चूंकि, तो जेडी वैंस के तई थोड़ा सा ईरान नर्म है। अगर जैरेड कुशनर और वेटकॉफ आ रहे होते तो शायद ये बात ना होती। नहीं, वो तो है डेलीगेशन में। नहीं, डेलीगेशन में तो है, लेकिन जैरेड कुशनर इज लीडिंग। तो जी, जो जेडी वैंस इज लीडिंग, वाइस प्रेसिडेंट लीडिंग कर रहे हैं। तो उनके ऊपर अब ये है कि आमने सामने बैठ के शायद बात हो, लेकिन ईरानियों ने अभी तक तो इस पर इजहार नहीं कुछ किया कि वो बात करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि दोनों डेलीगेशन आमने सामने बैठकर बात करें, तो देखिए क्या होता है। लेकिन अमेरिका की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो इसी पर है कि वो इतना ही पर शोर मचा देगा। ट्रंप को तो शोर मचाने की आदत है, वो कहेगा हमने देखिए ईरान को मजबूर कर दिया, हमने हुर्मुज को खुलवा दिया, हुर्मुज स्ट्रेट खुलवा दिया। इसी पर वो सारा जश्न मना लेगा, और जबकि ये कोई इशू ही नहीं था। हुर्मुज तो इशू था ही नहीं, जंग से पहले ना कोई हमला हुआ था,
ना वहां को उसको बंद किया था, ना कोई उस पर से गुजरने के लिए टोल लगाने के लिए कहा था ईरान ने। इतने जमाने से पड़ा हुआ है, टोल कभी नहीं मांगा ईरान ने। जंग के बाद ही सारी बातें सामने रखी, वो भी अंडर प्रेशर लाने के लिए कि जब सारी दुनिया में गैस की और तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी तो अमेरिका दबाव में आएगा, और वो दबाव काम किया। सबसे ज्यादा बड़ा हथियार जो मिला वो हुर्मुजी है, सबसे बड़ा हथियार हो गया। तो वो तो बेवकूफ बनाने के लिए कर सकता है, अपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, और चिल्लाएगा कि हमने देखा, हमने कह रखा था कि हुर्मुज को हम मानेंगे नहीं और हुर्मुज के बगैर ही नहीं होगा। तो वो तो तय अपनी जगह पर कि वो जी अगर हुर्मुज पर ईरानी थोड़ा नर्म पड़ गए, जैसा कि अभी उन्होंने कह दिया कि 15 जहाज गुजर जाए रोजाना, तो कुछ ना कुछ तो नर्म पड़ जाएंगे। लेकिन दो चीजें, जैसा मैंने कह दिया कि दो चीजों पर, एक तो सैंक्शंस और दूसरा लेबनान, वो उनके ऊपर ईरान किसी भी हालत में डेलीगेशन राजी नहीं होगा। तो क्या ये सिर्फ 2 हफ्ते का सीज फायर है, और 2 हफ्ते के बाद फिर क्या सिचुएशन बनेगी, या आपको लग रहा है 2 हफ्ते से शुरुआत हुई है और फिर धीरे 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 शर्तों और बातचीत का दौर चलता रहेगा, और ये एक परमानेंट एक तरह के पॉज या परमानेंट सीज फायर के तौर पर में क्या तब्दील हो सकता है? क्या कहता है आपका एक्सपीरियंस? देखिए, ये 2 हफ्ते चलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 2 हफ्ते चलेगा ही ये। इस पर बहुत कुछ हाथ पर अमेरिकन के ऊपर ये इसको डिपेंड करता है कि 2 हफ्ते चलेगा भी या 2 दिन में खत्म हो जाएगी बातचीत। क्योंकि दोनों तरफ से थोड़ा सा नरमी तो इख्तियार करना होगी, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा झुकना तो होगा। लेकिन चूंकि ईरान ने ना जंग शुरू की, ना ईरान ने किसी पर हमला किया, तो ईरान का पॉइंट यूं तरीके से हाई है कि हम पर हमला हुआ और जिन्होंने हमला किया उनकी शराइत नहीं मानी जाएंगी, जिन पर हमला हुआ उनकी शराइत मानी जाएंगी। तो ये होगा, और हो सकता है कि ये 15 दिन चल जाए और उसके आगे मुआहदा हो जाए, उसी 15 दिन के बीच में मुआहदा हो जाए। क्योंकि अगर जो बातें 15 दिन में तय हो सकती हैं, वो उनके लिए आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है, जो जो सबसे अलग थलग पड़ा हुआ है, जो सबसे किनारे किया हुआ है, जिसको बेकार समझ के अलग किया गया, वो है नेतन्याहू। और नेतन्याहू जो है वो हर तरीके से सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है और करेगा कि किसी भी हालत में ये बातचीत कामयाब होने ना पाए। क्योंकि वो चाहता है कि खाड़ी के पूरे इलाके में अनरेस्ट रहे, पूरे पूरे मिडिल ईस्ट में अनरेस्ट रहे, उसकी ये ख्वाहिश है। और उस अनरेस्ट से उसको फायदा होगा। तो जाहिर बात है कि अगर अमरीकी एसेट पर या सऊदी अरब पर या कतर पर या यूएई पर ईरान हमला कर रहा है, तो इससे इसराइल को कोई तकलीफ नहीं होती। इसराइल तो खुश होगा कि ऐसे चलो आपस में ही हो रही है, लड़ाई हो रही है। हालांकि ईरानियों ने बड़ी एहतियात से काम लिया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर या उनकी ऐसी चीजों पर हमला नहीं किया है कि जो आवाम से जुड़ी हों। एक भी मुश्किल से 2-4 आदमी मारे गए, जो जिसमें इंडियन और पाकिस्तानी भी शामिल थे, और वो लोग मलबा गिरने से, मिसाइलों का मलबा गिरने से मरे, वो भी हमलों में डायरेक्ट नहीं मरे हैं। तो कोशिश ये की है ईरान ने कि शहरी जिंदगी का लॉस ना होने पाए वहां पर। जी, 2 लास्ट क्वेश्चंस मेरे कि क्या ये सीज फायर बिना जीसीसी कंट्रीज के शामिल हुए या किसी तरीके से उनका इसमें दखल हुए बगैर क्या हो सकती है? क्योंकि लगातार ये देखें कि जीसीसी कंट्रीज को अमेरिका थैंक यू करता रहा कि उन्होंने किस तरह से साथ दिया इस पूरी जंग में। ये किसी से छिपा नहीं है कि कैसे बहरीन से लेकर यूएई और सऊदी अरब और कतर उनके साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव हैं। तो क्या उनकी रजामंदी के बगैर ये कुछ हो सकता है? आप उसकी पोजीशन को इस फिलहाल सीज फायर या बातचीत में कहाँ देख रहे हैं? देखिए, गल्फ कंट्रीज का अमेरिका पर प्रेशर है, और वो चाहते हैं कि ख़त्म हो। और अमेरिका ने चूंकि उनकी मदद नहीं की जब ईरान ने उनके अड्डों पर हमले किए, अमेरिकी अड्डों पर हमले किए, और इन मुल्कों ने मदद मांगी, तो अमेरिका ने मदद नहीं दी उनको। लेकिन दूसरी कंट्रीज में इस वक्त जो तुर्की है और जो इजिप्ट है, उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में, कि वो कुछ ना कुछ मदद कर सकता है इसमें और आगे बढ़ेगा। ये दोनों अंदर अंदर से मदद करें, क्योंकि पहले इन लोगों, सऊदी अरब भी उसमें दिलचस्पी रखता था कि ये बात आगे बढ़े, क्योंकि इन लोगों की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो बेइंतहा कम हो गया है, ऑयल एक्सपोर्ट बेइंतहा कम हो गया है, उसका नुकसान तो भुगतना ही पड़ रहे हैं। तो खुद अरब कंट्रीज जितनी भी हैं, वो तो प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं और करेंगे, अंदर ही अंदर प्रेशर है उनका ट्रम्प के ऊपर। और वो एक डायरेक्टली तो शामिल नहीं होंगे इसमें, लेकिन एक पीछे से प्रेशर डालेंगे, और वो बहुत बहुत काम करेगा वो प्रेशर जो है। और ईरान की टेक्निक थी कि वो इन लोगों को लेकर आए कि वो अमरीकियों से परेशानी का इजहार करें, अमरीकियों से इजहार बरात करें, अमरीकियों से थोड़ा अलहदा हो, तो कुछ हालात संभल सकते हैं। तो बहरहाल जहां तक उम्मीद है कि ये इन मुल्कों का तो रोल नहीं, लेकिन सऊदी अरब, जॉर्डन, वो क्या कहते हैं, इजिप्ट और तुर्की, इनका भी काफी इसमें रोल है, और ये दिलचस्पी के साथ
जुड़े हुए हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। देखिए बहरहाल, लेकिन क्या होता है, जो उसमें बीच में लंगड़ मारने वाला है, जो डोर को काटने वाला है, वो तो है इसराइल, और वो क्या करेगा, कब तक करता रहेगा, ये कुछ मालूम नहीं है। जी, बहुत संक्षेप में शकील साहब की पाकिस्तान की पोज़ीशन को आप किस तरह से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि पूरा मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, कुछ लोग उसको डॉगी मीडिया भी बोलते हैं कि वो एकदम अपना आपा खोए हुए है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। टाइम्स नाउ की एक वीडियो है, बड़ी वायरल हो रही है, जहाँ एक अमेरिकन डेलीगेट है और वो बाकायदा तौर पर उन्हें झड़पते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं? तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या देखें। चलिए मीडिया की बात हम छोड़ भी दें। लेकिन फिलहाल क्या आप ये देख रहे हैं कि दुनिया के पटल पर पाकिस्तान को एक बैठे-बिठाए एक बहुत सुनहरा मौका मिला है। वहाँ रील्स बन रही हैं, वहाँ उसके बारे में बात हो रही है और एक ऐसा लग रहा है कि अचानक से जो थोड़ा एक अलग-थलग पड़ा कंट्री था, वो अभी एकदम सेंटर में आकर खड़ा हो गया है। तो अगर वो ये पीस कायम करवाने में कामयाब हो जाता है, तो क्या आपको लग रहा है उसकी पोज़ीशन बहुत बेहतर हो जाएगी? पाकिस्तान तो चूंकि अमेरिका का चमचा है, और हुँ, अमेरिका के साथ वो हमेशा रहे हैं, अमेरिका की तरफदारी करते हैं, अमेरिका की लॉबी में रहे हैं। अमेरिका जब से ट्रंप आया तब से तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, और इसी वजह से उसको बनाया भी गया है। लेकिन इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोई फायदा होगा। वो अपने आप को धोखा देने के लिए जो भी समझते हो कर लें, क्योंकि किसी जगह पर होस्ट करना, अगर दो पड़ोसियों में लड़ाई और तीसरा बीच में आकर, दो लोगों में लड़ाई और तीसरा कोई बीच में आके मुसालियत करा दे, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। इंपॉर्टेंस तो उन्हीं हुँ, लोगों की जो लड़ रहे हैं आपस में, या जिनका कोई मसला है। अब ये कि पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान करा रहा है और पाकिस्तान हमारा राइवल रहा है, तो इसलिए हम उसकी मुखालिफत करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मुखालिफत या हमारी हिमायत से कोई उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। उसको बहरहाल एक मौका मिला है, और जिस तरीके से किसी होटल में बैठ के दो डेलीगेशन बात करें, तो होटल जो है वो उसको क्रेडिट थोड़ी मिलेगा। क्रेडिट तो उन्हीं को मिलेगा जो आपस में बातचीत करे। तो अमेरिका पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो यही है कि वो एक होटल की जैसी हैसियत है कि जहाँ पर दोनों डेलीगेशन को मिला रहा है, बैठा के बातचीत करा देगा, सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए हैं कि आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, बस उसके ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ओके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक क्रेडिबल मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान उभर रहा है। बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है और ये भी कि जब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि न जाने क्या हो जाएगा, जिस दिन ये कहा गया था कि आप पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, उस दिन ईरान पाकिस्तान और चाइना के बीच में कम से कम 20 से 22 कॉल्स हुई और फिर ईरान से बात हुई और लगातार अभी भी जो पाकिस्तान है वो चाइना से वो बात कर रहा है। तो एक तरह का वो भी एक रोल जो है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान निभाता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखना ये है कि ये जो कुछ ये पूरा जमावड़ा हुआ है, इससे हासिल क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत-बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।